Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को क्लियर है? इससे पहले हम ना डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके थे कि डेवलपमेंट कैसे होती है, हम इसको और भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एंड बेटा चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं, डायजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं, क्वाड्रुप्लेट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा और इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्विन्स। ट्विन्स क्या होते हैं? हमारे पास दो ऐसे बेबीज जो सेम एक ही मदर से जिनकी बर्थ हो, ठीक है, उन्हें हम ट्विन्स कहते हैं। तो ईदर ऑफ टू यंग हु आर साइमल्टेनियसली बोर्न फ्रॉम वन मदर, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही मदर से बोर्न होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्विन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्विनिंग कॉमन इन मेनी एनिमल्स, ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल्स में होती है। अगर ये एक ही एग से ड्राइव हो, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, या ये आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के। अगर दो अलग अलग एग से होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स, और इन्हें हम फरेंटल ट्विन्स भी कहते हैं। फरेंटल ट्विन्स एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम उजाला, वेलकम। ठीक है, तो कभी ट्विन्स देखे हैं आप लोगों ने? ट्विन्स देखे हैं कभी रियल लाइफ में? हाँ, बहन भाई, यस। ओके, तो आइडेंटिकल ट्विन्स और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं? वालेकुम अस्सलाम मोहदी से, वेलकम। अराउंड 1/3 set of twins is identical. This occur because of fertilized egg divided into two while it still tiny collection of cells. The self-contained half then develop into two babies with exactly same genetic information. तो मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है? एक ही एग होता है, एक ही स्पर्म होता है, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा होता है कि जैसे जाइगोट को ना, वैसे यूजुअली जाइगोट एक ही उसके अंदर ग्रो करता है, लेकिन सम हाउ ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास, यस, हमारे पास वो जो एम्ब्रियो के जो सेल्स है ना, वो दो सेट्स अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दो वो जाइगोट के दो अलग अलग वो बन जाते हैं, और फिर एक से जो है वो कंप्लीट न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है और दूसरे से भी कंप्लीट न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है। इसके पीछे एग्जैक्टली हमें सही रीजन नहीं पता कि ये कैसे हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो द ट्विन्स conceived from egg, one egg and sperm are called identical or monozygotic twins। ठीक है, एक ही उसके होते हैं। द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट प्रोमोट द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू टू रिमेन अ मिस्ट्री। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, मतलब एक ही जायगोट, मतलब एक ही स्पर्म आया, एक ही स्पर्म ने एक एग को क्या किया, फर्टिलाइज किया, उससे एक जायगोट बना। अब इस एक जायगोट से हमारे पास क्या होता है? दो अलग अलग सेट ऑफ सेल्स बनते हैं। एक से कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू बनता है और इस दूसरे से भी न्यू बनता है, और ये बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली अलाइक होते हैं, बिल्कुल हू बहू। सब कुछ इनका मैच कर रहा होता है। ठीक है, इनका फिंगरप्रिंट मैच करता है, इनका डीएनए मैच करता है, इनकी शक्ल मैच करती है, इनकी सब कुछ मैच करता है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैच करती है। कहीं आप लोगों ने देखा है कि एक ट्विन को मार दे दूसरे को भी वो होता है? ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। वो तो ऐसे ही मजाक में बोलते होंगे कि एक को मारो तो दूसरे को भी हो रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 of identical twins are mirror image of each other, mirror image, which means the right side of the one child matches the left side of the other one। ठीक है, मिरर इमेज है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनेंशियोमर्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद पेरेंटल ट्विन्स और हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विन्स। तो अराउंड 2-3 सेट ऑफ ट्विन्स आर पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल ट्विन्स में क्या होता है? दो अलग अलग ओवम्स आते हैं, ठीक है, दो अलग अलग ओवम्स आते हैं, दो अलग अलग स्पर्म्स आते हैं, ठीक है, और इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक हो गया, दो अलग अलग ओवम, दो अलग अलग वो, और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होता है ना, इसमें जेंडर सेम होता है। जेंडर यहाँ सेम होगा, मतलब फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। ठीक है, कोई अल्टरेशन यहाँ पे नहीं चलेगी, कोई अल्टरनेशन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक हो गया।
जबकि जो हमारे पास डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं उसमें जो है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं। तो दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम, ठीक है। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनके अंदर जो है, या आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनके अंदर जेंडर सेम होता है, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट यार, एक सेकेंड। क्या हुआ उस्ताद? अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, सॉरी गाइस, पता नहीं यार क्या हो रहा है। ओके, सो जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो दो डिफरेंट स्पर्म्स आते हैं, दो डिफरेंट ओवम्स आते हैं और उनसे फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास इस तरह से बनते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट उससे, ठीक है। और अब दो डिफरेंट ओवम कहाँ से आ जाते हैं भाई? तो आप लोगों ने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा था ना, उसमें एक पोलर बॉडी बन जाती है और एक मतलब पूरा मेच्योर ओवम बनता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि दो ग्रेफिन फॉलिकल ऐसे होते हैं जो मेच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। दो ग्रेफिन फॉलिकल मेच्योर होके जो है दो अलग अलग एग्स दे दिए, दो एग्स दे दिए, तो फिर दो के साथ फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो दो ओवम्स आ गए। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू? ओके, तो दो अलग अलग स्पर्म्स और दो अलग अलग एग से वो हो गया और हमारे पास इस तरह से हो गई। अब इन दोनों का जेंडर सेम हो सकता है, ठीक है, इन दोनों का जेंडर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, और इनका जो है वो इनमें एक दूसरे से मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डायजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। इसके बाद है क्वाड्रुप्लेट्स। क्वाड्रुप्लेट्स मतलब क्वाड किसे बोलते हैं? क्वाड, क्वाडो, वालेकुम अस्सलाम महा, चार, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वाड्रुप्लेट्स में क्या होता है? द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ क्वाड्रुप्लेट्स फॉर्म व्हेन द फोर सेपरेट एग्स। अब चार एग कहाँ से आ जाते हैं भाई? तो इसमें क्या होता है, फोर बेबीज होते हैं भाई, फोर बेबीज, ठीक है, फोर बेबीज। अब फोर कैसे हो सकते हैं भाई? तो फोर डिफरेंट डिफरेंट ओवम्स वो हो जाए। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप लोगों के पास oogenesis का प्रोसेस हो रहा है, तो वो जो जितनी तीन अलग अलग दूसरी पोलर बॉडीज थी ना, अब वो वाली भी पूरे मेच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाएं। या ऐसा हो सकता है कि चार अलग अलग ग्रेफिन फॉलिकल्स जो है वो मेच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो हमारे पास चार अलग अलग ओवम बन गए। चार अलग अलग ओवम बन गए तो हमारे पास क्या होगा अब? चार अलग अलग स्पर्म की तो मतलब उसका तो कोई मसला ही नहीं है, स्पर्म तो इतना खासा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बस ओवम चार आ गए तो ये हमारे पास क्या हो गया। और यहाँ पे यस कुछ भी हो सकता है, मतलब चारों का सेम सेक्स भी हो सकता है, चारों लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है, चारों लड़के हो सकते हैं, चारों का सेम सेक्स हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हों, ठीक है, और दो जो है वो पेरेंटल हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस इसमें ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि तीन जो है वो फीमेल्स हों, एक मेल हो, या अदर वे अराउंड भी हो सकता है। तो इसमें मल्टीपल जो है वो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ quadruplets forms when the four separate eggs are fertilized by four separate sperms. There are
There are, however, range of possibilities which comes into different combination of quadruplets and how they are conceived. Quadruplets may be identical, non-identical और combination of both. ठीक है, तो ये identical भी हो सकते हैं और combination भी हो सकते हैं. ओके नाश्ता कोई बात नहीं, लेट लेट नहीं आया करो. अच्छा, क्वाड्रुप्लेट्स वन एक फर्टिलाइज इनटू फोर आइडेंटिकल. तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगर ऐसे सिचुएशन जैसे पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर एक एम्ब्रियो होता है, अगर एक ही उससे बनता है तो सारे के चारों चारों के चारों कैसे होंगे, आइडेंटिकल. दूसरे वाले में देखो वन फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू थ्री, तो मतलब तीन आइडेंटिकल होंगे और एक कोई डिफरेंट होगा. ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज आप लोग बना सकते हैं ना, मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी ना, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज देखी होंगी, तो कर सकते हैं ना अपने आप से. तो बस ऐसे ही. तो ये हमारे पास क्वाड्रुप्लेट्स होते हैं. ऐप में एरर आ रहा था. ओके, क्वाड्रुप्लेट्स क्लियर है सब लोगों को. मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस, क्वाड्रुप्लेट्स सब लोगों को क्लियर है. ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारे पास है प्लेसेंटा एंड अम्बाइलिकल कॉर्ड. ठीक है, प्लेसेंटा एंड अम्बाइलिकल कॉर्ड पढ़ते हैं. ओके, यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर है ना. ओके, प्लेसेंटा क्या होता है भाई, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड अम्बाइलिकल कॉर्ड. अम्बाइलिकल कॉर्ड इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर. और प्लेसेंटा क्या होती है, इट इज अ सॉफ्ट स्पंजी कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करती है, जो ये फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पे देखो, द प्लेसेंटा इज द सेक्शन दैट ज्वाइन द एम्ब्रियो टू द मदर. ठीक है, दे प्रोवाइड फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड डेवलप टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दे आल्सो गैदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सिस्टम डिब्री वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, तो यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज प्लेसेंटा. ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा नजर आ रहा होगा. देखिए ये आप लोगों के पास दिस इज प्लेसेंटा. और अम्बाइलिकल कॉर्ड इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर जहां से चीजों का एक्सचेंज होता है असल में. लेकिन जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा इज हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है. बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर. तो उससे क्या होता है, मदर की ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, इसी के साथ साथ और क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और एसेंशियल आयंस हो गए, वो कहाँ आते हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू अम्बाइलिकल कोड, और अम्बाइलिकल कोड से एम्ब्रियो के अंदर आते हैं. ठीक है, और वहां से क्या आता है, वहां से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, जो हमारे पास फीटस के अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जितने भी फालतू की डिब्रीज, मतलब फालतू का स्टफ होता है, जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह वगैरह, वो अम्बाइलिकल कोड के थ्रू आएगा प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से फिर मदर के ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और ब्लड स्ट्रीम से आता है फिर मतलब मदर की बॉडी से बाहर है. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड वो मदर एक्सहेल करेगी, अगर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो वो मदर के ब्लड में आएंगी, और मदर के ब्लड से होते हुए नीचे जाएंगी किडनी की, और मदर वो करेगी. ठीक है, फीटस के अगर लंग हों भी ना उजाला, तो वो वहां सांस कैसे लेगा, ऑक्सीजन वहां तो फ्रीली नहीं अवेलेबल ना. ऑल्दो ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, आपको पता है 4 मंथ तक जो है वो सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, और हार्ट भी आस्ते आस्ते कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, 4 मंथ के अराउंड तो ऑर्गन तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन यस, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वहाँ फ्री ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे. ठीक हो गया. द प्लेसेंटा अटैच टू एनीवेयर टू द यूट्रस, रेयरली ऑन द लोअर साइड. अच्छा ओके, इसके बाद है प्लेसेंटा ऑल्सो. अच्छा, प्लेसेंटा का एक और काम है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है. वाह, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है वो भाई, अपने इंसान को बैक्टीरिया से मिला. सो सैड. ओके, प्लेसेंटा एक हार्मोन भी रिलीज करता है विच इज कॉल्ड HCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन. और ये जो फीमेल्स अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है ना, वो इसी हार्मोन का टेस्ट होता है एक्चुअली में. ठीक है, इसी हार्मोन का वो करते हैं, सिक्रीशन नोट करते हैं. तो ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये प्लेसेंटा रिलीज करता है, और दिस हार्मोन मेंटेन द प्रेगनेंसी. साथ साथ में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है थोड़ा बहुत. ओके, इसके बाद है अम्बाइलिकल कोड. अम्बाइलिकल कोड इज द adaptable tubular construction between the fetus and the mother placenta. ठीक है, देखो मदर और
फीटस के बीच में चीजों का एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? प्राइमरीली जो ब्रिज है वो प्लेसेंटा है, ठीक है, लेकिन मेन काम मतलब जो रिजर्वायर है वो प्लेसेंटा है, ठीक है। और प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करने के लिए आपस में कौन है? तो अम्बाइलिकल कोड। इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कोड, ठीक है। इट एड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। ऑल्सो वेस्ट मटेरियल, सब जो भी वेस्ट मटेरियल आगे पीछे जाता है ना, ये अम्बाइलिकल कोड के थ्रू जाता है, ठीक है। Umbilical cord 100% fetal contain umbilical arteries and one of vein also। अच्छा, इसके अंदर umbilical arteries और umbilical veins होती हैं। और अगेन जैसे ही हमें पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड चीजें होंगी वो आर्टरी के थ्रू जाएंगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड चीजें जो मतलब वापस लेके आनी हो तो वो वेन के थ्रू जाएंगी, वो हमें पता है, ठीक है। और अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी हुए ना, तो उसकी तो उसकी जो एंटीबॉडीज बनी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की जो एंटीबॉडीज बनी है वो कहाँ से जाएंगी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की, वो इसी के थ्रू जाएंगी, ठीक है। तो क्लियर है सब लोगों को अम्बाइलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्बाइलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द रिच रिजर्वायर, अज्यूम करो ये ऐसा बड़ा रिच रिजर्वायर है, और इससे फिर यहाँ ये बेबी, तो बेबी तक पहुंचाने के लिए काम कौन करता है? बेबी तक पहुंचाने के लिए ये अम्बाइलिकल कॉर्ड काम करता है, लेकिन मेन सप्लायर कौन है? प्लेसेंटा है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस एक्सचेंज, ये सब कुछ हो रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी? तो यस, क्या फर्क होता है जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी के अंदर? पिछला सब लोगों को क्लियर है? क्रिस्टोफर क्लारो, पिछला क्लियर है ना सब लोगों को? एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर है, फिर हमारे पास एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके ओके, चलें, दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशन पीरियड एंड प्रेगनेंसी। ओके, उससे पहले हमें कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। नंबर वन, आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन। जी जी, अम्बाइलिकल कोड को कट करते हैं या खुद ही कट हो जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट सा प्लेसेंटा में सॉफ्ट अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होती है? इम्प्लांटेशन 4 to 5, ठीक है, 4 to 5 डेज आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 4 to 5 डेज के बाद हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है। 7 वीक? क्या हो गया उजाला, 7 वीक जाके मतलब 2-3 महीने? हाँ, ओ ओके। सो इम्प्लांटेशन क्या है कि पूरा फीटस हम जो हमारे पास जो, और कौन सी स्टेज पे ऊपर इम्प्लांटेशन होती है? ब्लास्टूला के ऊपर होता है ना, ब्लास्टूला, ठीक है। हमने ये स्टेजेस सारी पढ़ी है ना, ब्लास्टूला। तो ये ब्लास्टूला हमारे पास जो है वो ब्लास्टूला वाली स्टेज के ऊपर इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के बाद वाला जो पीरियड है, यस, ब्लास्टूला इम्प्लांट होता है। ब्लास्टूला के बाद वाला, अरे यार, यहाँ पे देखें, तो द gestation is the gestational age is determined as the time period since the first day of last menstrual period to the birth, ठीक है। तो फीमेल का जो वो है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, दे ऑल नो कि भी कब उन्हें आता है, तो उसके बाद मतलब उससे लेके और बेबी के बर्थ तक का जो पीरियड है, दिस इज नॉर्मली gestational age is determined as the time period since the first day of last menstrual period to birth, ठीक है। मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो उनको आया था, उसके बाद बर्थ तक का जितना जो पीरियड है ना, दिस इज जेस्टेशन। नॉर्मली द कंसेप्शन अकर आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स के बाद कंसेप्शन होती है। द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, द टाइम पीरियड इन द जेस्टेशन इज कॉल्ड जेस्टेशनल पीरियड, एंड यूजुअली इसमें टाइम कितना होता है? 266 डेज और 40 वीक्स और 9 मंथ्स, ठीक है।
ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीटस ग्रो एंड डेवलप फुली इन द मदर वूम्ब। ठीक है, इसके अगेंस्ट प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी इज द स्टेट व्हेन इन विच वुमन कैरीज अ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग से लेके अल्टीमेट बर्थ तक। ठीक है, तो जेस्टेशन पीरियड वो है जब इम्प्लांटेशन और कंसेप्शन हुई उसके बाद वाला पीरियड, और प्रेगनेंसी ये है जब हमारे पास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कौन सा है, प्रेगनेंसी ज्यादा बड़ा है या जेस्टेशनल पीरियड ज्यादा बड़ा है? विच वन इज द बिगर और द लाइक ब्रॉडर रेंज किसकी है? प्रेगनेंसी की डेफिनेटली। ठीक है, तो द प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। अच्छा, यहाँ 3 ट्राइमेस्टर, इन ट्राइमेस्टर हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, तो हम नेक्स्ट क्लास में ना देखेंगे ट्राइमेस्टर वाला भी, और जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है वो देखेंगे। ठीक हो गया, तो द प्रेगनेंसी डिवाइड इनटू 3 ट्राइमेस्टर, ईच वन ऑफ हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ऑफ 13 वीक्स, द सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 से लेके 27th वीक तक, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 28 से लेके 40th वीक तक होता है। ठीक है, द नॉर्मल डिलीवरी अकर एट द जेस्टेशनल एज ऑफ 30 to 40 वीक्स। ठीक है, इफ द इन्फेंट्स आर बोर्न बिफोर, अगर इससे पहले हमारे पास बर्थ होती है तो इट इज कॉल्ड प्री मेच्योर बर्थ। ठीक है, और अगर 42 के बाद होती है तो इट इज कॉल्ड पोस्ट मेच्योर बर्थ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लियर, प्रेगनेंसी और इसमें डिफरेंस क्लियर है सब लोगों को? प्री मेच्योर बर्थ और पोस्ट मेच्योर बर्थ में डिफरेंस क्लियर है? ओके, एक चीज और है, प्री मेच्योर बर्थ के अपने अपने नुकसानात हैं। प्री मेच्योर बर्थ में देखो क्या होता है, अगर सेवेंथ सेवेंथ मंथ में प्रेगनेंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल सेवेंथ मंथ में डिलीवरी होती है ना, तो बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होती है। ठीक है, कंडीशन इज कॉल्ड ERDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्यों क्यों होता है ये ऐसा? वैसे भी अगर आप देखें, आप लोगों ने अगर लाइक डिलीवरी देखी हो, तो उसमें जैसे ही लाइक बर्थ होती है तो उसके बाद जो बेबी होता है ना उसको सांस लेने में काफी थोड़ी मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियली कई कई बार उसके मतलब जैसे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो सेवेंथ वीक में हमारे लंग्स में एक चीज होती है विच इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट बनता है, और ये सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, आप लोगों ने देखा होगा ये। ठीक है, तो ये सेवेंथ उसमें बनता है, सेवेंथ मंथ में। लेकिन अगर सेवेंथ मंथ में बर्थ ही हो गई तो सरफेक्टेंट बनता ही नहीं है, जिससे क्या होता है, लंग्स ना कोलैप्स कर जाते हैं, लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। और फिर क्या होता है, लंग्स को ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा एयर की जरूरत होगी, तो उस एक्स्ट्रा एयर को तो नन्ही सी जान नहीं ले सकता ना, अभी ये जस्ट प्रोड्यूस मतलब बर्थ हुई है उसकी, तो फिर उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, और 1-2 मंथ तक जो है वो वेंटिलेटर पे ही चलता है। फिर उसके बाद सरफेक्टेंट बन जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है वो। ओके, अच्छा, इसके अलावा और ये प्लेसेंटा और अम्बाइलिकल कोड जो है ये बनेगा किस चीज से? जो सेल्स हमने पढ़े थे, एक था एम्ब्रियोब्लास्ट, रिमेम्बर? एम्ब्रियोब्लास्ट से हमारे पास फिर दो तरह की लेयर्स, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो ये एम्ब्रियो की ये जो कवरिंग्स और ये जो हमारे अम्बाइलिकल कोड और प्लेसेंटा, ये किससे बनेगा? तो हमारे पास दो तरह के सेल्स थे ना, एक सेंटर में बने थे एम्ब्रियोब्लास्ट, और एक साइड में सेल्स थे विच आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, तो ये हमारे पास जितनी भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली चीज और कवरिंग्स है ना, वो कौन बनाएगा? वो ट्रोफोब्लास्ट से बनेगी, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये बात रिमेम्बर रखिए अपने पास, प्लेसेंटा, फीटस ये ट्रोफोब्लास्ट से बनेंगे। और टू बी स्पेसिफिक बात करें तो दो टाइप के ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, एक सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट। यार उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, छोड़े, आगे बढ़े। इसके बाद है एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स। जल्दी जल्दी पढ़ना है भाई, अभी हमारे बहुत सारा कोर्स रहता है, और 10 दिन भी नहीं बल्कि 9 दिन रह गए हैं। ओके, एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स, तो एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर क्या क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले है मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम मतलब मदर को ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सर्टन मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारे पास डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है,
और इसी के साथ साथ और कोई कंडीशन है तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ऊपर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिसिन जो होती हैं कई सारी मेडिसिन वो प्रेगनेंसी के अंदर अलाउ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, वो टेरेटोजेनिक होती हैं या बेबी की ग्रोथ में फर्क डालेंगी, तो इसलिए बहुत सारी मेडिसिन वो करती हैं। लेकिन हाँ, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोई और डिसीज हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। सबसे पहले है कॉन्जेनिटल रेबोला सिंड्रोम। ठीक है, तो कॉन्जेनिटल रेबोला सिंड्रोम क्या है? रुबेला एक वायरस है। ठीक है, तो रुबेला इज अ वायरल disease that can be transmitted to the fetus leading to CRS. What is CRS? Yes, what is CRS, Ujala? Yes, no idea. Okay, I don't even I don't know about the CRS. CRS is nothing but ये पढ़ो क्या है, congenital rubella syndrome, CRS। ठीक है, अब congenital rubella syndrome के क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या सिम्टम्स होते हैं? सामने लिखा हुआ है, क्या सिम्टम्स होते हैं? इसकी मतलब एग्जैक्टली डिजीज में क्या होता है ये आप लोगों ने देख के आना है। ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड सिंड्रोम? सिंड्रोम और डिजीज में क्या फर्क होता है? डिजीज और सिंड्रोम में क्या फर्क होता है? सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, जैसे एड्स, एड्स में बहुत सारी डिजीज होती हैं, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स में मल्टीपल डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो सिंड्रोम इज समथिंग व्हिच इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिजीजेस और मल्टीपल सिम्टम्स। तो इसमें भी कोई एक मसला नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, दूसरा है एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब। तो इट कैन लीड टू द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी, नाम सुना होगा एनटीडी का, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है फीटस के अंदर। थायराइड डिसफंक्शन, तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली काम ना करे, और इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट डिलेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड डेवलपिंग फीटस। तो अगर थायराइड का मसला होगा तो आपको पता है T3 T4 जो है वो मेटाबॉलिज्म में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बाकी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो डेवलपमेंट में डिले होगा, मतलब सही से डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, मे बी स्टंटेड ग्रोथ हो जाए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, किसी चीज़ को कंसीव करना, पिक करना, मे बी वो उस चीज़ में मसला हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसी के साथ लिम्प डेवलपमेंट इशू, इट कैन अकर ड्यू टू द वेरियस मैटरनल हेल्थ फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो लिम्ब डेवलपमेंट फैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक पूरा प्रॉपर कोई एक लिम्ब ही ना बनी। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसेफेली, व्हाट इज माइक्रोसेफेली? स्कल का साइज छोटा हो जाना। ठीक है, और मैक्रोसेफेली आप लोगों को पहले पता है, आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, मैक्रोसेफेली स्कल का साइज बड़ा हो जाना। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारे पास। ठीक है, पीडीए हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल डिजीजेस। ओके, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। लास्ट में है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस। कैटरैक्ट इज आई से रिलेटेड डिजीज। ठीक है, कैटरैक्ट आई से रिलेटेड डिजीज।